हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11 के चैप्टर फ्रिक्शन को। एंड फ्रिक्शन के हम ईयर 2010 से लेकर के ईयर 2024 तक एआईपीएमटी या फिर नीट में आए हुए हर सवाल को सॉल्व करेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं फ्रिक्शन के हर कोर कॉन्सेप्ट का, हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिविजन भी करवाता चलूँगा, जिससे ये होगा कि इस वीडियो के एंड तक हम हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर चुके होंगे। आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका होगा एंड डेफिनेटली फ्रिक्शन के हर सवाल फिर आपसे बनने भी लगेंगे एंड आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली फ्रिक्शन के हर सवाल को सॉल्व करेंगे भी। शुरुआत करते हैं। हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट करें, हम पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करें, उसके पहले मैं चाहता हूं कि कुछ और कॉन्सेप्ट हम फ्रिक्शन के रिवाइज कर लें, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हमें आगे आने वाले सवालों में होने वाली है। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले सिखा दूं और उसके बाद जा करके हम फिर न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करें। तो देखिए, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब उनके बीच में एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है एंड इस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। समझाने के लिए मान लेते हैं एक बॉडी की ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हम एक और बॉडी को रख देते हैं ना। यहाँ पर अब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में आने के दौरान इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट होगा और मैं कांटेक्ट फोर्स को F से शो कर देता हूँ और मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स को शो किया है। अब अगर आप चाहें तो इस कांटेक्ट फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक कंपोनेंट आएगी इन दोनों बॉडीज की जो सरफेसेस हैं उसके पैरेलल में और दूसरी कंपोनेंट आएगी इन दोनों बॉडीज के सरफेसेस के परपेंडिकुलर में। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों कंपोनेंट शो करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाली जो कंपोनेंट है ये सरफेसेस के पैरेलल में है और ये दूसरी कंपोनेंट हमारे सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट फाइंड आउट किए, मैंने कांटेक्ट फोर्स को रिजॉल्व किया, जिसमें एक कंपोनेंट मैंने सरफेसेस के पैरेलल में ऑब्टेन की, दूसरी कंपोनेंट मैंने सरफेसेस के परपेंडिकुलर में ऑब्टेन की। इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। इसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। ये हमारी नॉर्मल फोर्स है और इसे सिंपली नॉर्मल भी कहते हैं। लेकिन ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, इस पैरेलल कंपोनेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शन। यही हमारी फ्रिक्शन होती है। तो जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच में डेवलप होने वाले कांटेक्ट फोर्स की जो पैरेलल कंपोनेंट है, उसी पैरेलल कंपोनेंट को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब सवाल ये कि फ्रिक्शन करता क्या है। तो हम कहते हैं फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन। मैं यहाँ पर इस बात को लिखना चाहूंगा, फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है। अभी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की दो बातें हो सकती हैं। देखिए, रिलेटिव मोशन मतलब अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना चाह रही है या फिर मूव कर रही है, तब हम कहते हैं कि उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है या फिर रिलेटिव मोशन डेवलप होने की टेंडेंसी भी वहां हो सकती है। तो अगर दो बॉडीज के बीच में एक रिलेटिव मोशन का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर हो चुका है, तब उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए वहां पर फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होता है। फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन। लेकिन रिलेटिव मोशन ओपोज करने के ऊपर दो बातें हो सकती हैं। रिलेटिव मोशन ओपोज करने का मतलब मोशन को ओपोज करना भी हो सकता है एंड मोशन को क्रिएट करना भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर दूं, इस बात को मैं वापस से समझाना चाह रहा हूं। रिलेटिव मोशन ओपोज करने का मतलब मोशन ओपोज करना नहीं होता। रिलेटिव मोशन ओपोज करने का मतलब मोशन ओपोज करना भी हो सकता है, मोशन क्रिएट करना भी हो सकता है। और इसीलिए एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी चाहिए, दैट फ्रिक्शन मोशन ओपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन ओपोज करता है, जिसका मतलब फ्रिक्शन से मोशन ओपोज हो भी सकता है एंड क्रिएट भी हो सकता है। और दोनों बातें यहाँ पर हो सकती है, जो आपको समझ लेना चाहिए ना। यहाँ तक की बातें मैं समझता हूँ एकदम अच्छे ढंग से क्लियर है। अब देखिए, रिलेटिव मोशन ओपोज करने को लेकर के मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, एक सिचुएशन रखता हूँ और शायद इस सिचुएशन के थ्रू आप फ्रिक्शन को बहुत अच्छे ढंग से फील भी कर पाएंगे। मान लिया जाए कि मैंने किसी पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ है एंड काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ है और इस तरह से पकड़ा है कि जिसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है उसके और मेरे बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ है किसी का हाथ। तो डेफिनेटली वो अपना हाथ तो छुटवा नहीं सकेगा मुझसे और उस केस में क्या होगा कि उसके और मेरे बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। अब जो दूसरा पर्सन है जिसका हाथ मैंने पकड़ा है, अगर वो मुझसे दूर जाना चाहता है, वो चाहता है कि उसके और मेरे बीच में एक रिलेटिव मोशन हो, वो मेरे रेस्पेक्ट में मूव कर जाए, ऐसा अगर वो चाहता है, तब डेफिनेटली वो जाने की जब कोशिश करेगा तो वो मेरे हाथ को खींचेगा, है ना, वो मेरे हाथ को खींचता हुआ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि वो
जाते समय जब फोर्स लगाएगा तब मैं उसे जाने से रोक दूं, है ना, मैं काफी फोर्सफुली उसको जाने से रोकूं। और उस केस में क्या होगा कि अगर वो रिलेटिव मोशन मेंटेन करने की इच्छा रख रहा था तो हो सकता है कि उसके हाथ को खींच करके मैं उसके रिलेटिव मोशन को होने से रोक दूं। मतलब यहाँ पर क्या किया मैंने मोशन को होने से रोक दिया, है ना, यहाँ पर मैंने मोशन का अपोज किया। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो इतना जोर से मुझ पर फोर्स अप्लाई करे, मेरे हाथों को इतने जोर से खींचे कि वो साथ में मुझको लेकर के चले जाए। अब उस केस में क्या होगा कि डेफिनेटली उसके और मेरे बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन इसी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए वो मुझे साथ में खींच करके ले गए अपने। तब इस केस में मेरी बॉडी पे मोशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली मुझको खींच के ले जाने वाला तो वही है ना। तो मैं चाहता था कि उसके और मेरे बीच में रिलेटिव मोशन ना हो और इसीलिए मैंने उसके हाथ को जोर से पकड़ा था। तो अगर वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो या तो मैं उसको जाने से रोक दूंगा और हम दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज कर दूंगा, या तो फिर वो मुझे अपने साथ में खींच के ले जाएगा और उससे भी हमारे बीच में रिलेटिव मोशन अपोज हो जाएगा। और इस तरह से हम फ्रिक्शन को भी समझते हैं। फ्रिक्शन से मोशन क्रिएट भी हो सकता है, अपोज भी हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन अपोज करना इसका काम है। मतलब दो बॉडीज के बीच में एक रिलेटिव मोशन नहीं होने देना इसका काम है। और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के चक्कर में ये मोशन को रोक भी सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक, यहां तक की बात मैं समझता हूं, एकदम अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें फ्रिक्शन की, तो दो सॉलिड बॉडीज के बीच में हम फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारी पहली कैटेगरी है स्टैटिक फ्रिक्शन की एंड दूसरी कैटेगरी है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन की। एंड इस वीडियो में हम किसी भी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन का डिस्कशन नहीं करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम रोटेशन में सीखेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा डिस्कशन सिर्फ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन से ही रिलेटेड रहेगा। तो हमारी दो कैटेगरी में पहली कैटेगरी है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरी कैटेगरी है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब मैं बात करता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली तब डेवलप होता है दो बॉडीज के बीच में जब उनके बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता। अगर दो बॉडीज रिलेटिवली रेस्ट में है आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर दो बॉडीज के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, अगर दो बॉडीज आपस में रिलेटिवली रेस्ट में है, इन दैट केस उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन होगी उसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, उस दौरान उनके बीच में डेवलप होने वाले फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी कर सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं एंड सेल्फ एडजस्टिंग होने के कारण ये अपनी वैल्यू को 0 से लेकर के मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है। ठीक, तो जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। यहां पर जो आप n देख रहे हैं मैं इसी नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ नॉर्मल फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू, और उसी मैक्सिमम को मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा है। और इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अगर सवाल स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड रहा तब हर बार आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को मत निकाल लेना। जरूरी नहीं है कि अगर दो बॉडीज आपस में रिलेटिवली रेस्ट में है तब उनके बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से छोटी भी हो सकती है। और इसीलिए जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल होता है तब उसे हम बड़े ध्यान से करते हैं, बड़ी समझ के साथ करते हैं, ताकि हम गलत आंसर न निकाल लें। लेकिन अगर मैं बात करूं काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी नहीं बदलती। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक सिंगल वैल्यू होती है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ नॉर्मल फोर्स को मल्टीप्लाई करें तब मिलने वाली क्वांटिटी हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक सिंगल वैल्यू रहेगी, तो इसके साथ डील करना या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को निकालना आसान होता है क्योंकि इसकी वैल्यू सिंगल होती है और इसीलिए एक ही फॉर्मूला है। तो डेफिनेटली हम बड़े आसान वे में इस फ्रिक्शन को निकाल पाते हैं। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि 0 से लेकर मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है, इसकी वैल्यू को निकालना हल्का कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इतनी बातें आपको समझनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इतनी बातों के साथ अब अपन आगे बढ़ सकते हैं और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं,
उनको अब हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। APMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is in contact with the cart C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies. ठीक है, देखिए आपको सवाल में समझा रहा हूं। अब एक कार्ट है, इसके साथ एक ब्लॉक m मास की कांटेक्ट में है। सवाल कह रहा है कि इनके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू हो तो इसे गिरने से रोकने के लिए इस कार्ट के एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि इस कार्ट के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की मूवमेंट ना हो, ये आपस में रिलेटिवली रेस्ट में रहे, इसे हमें गिरने से रोकना है, तो डेफिनेटली अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन होगी तो आप क्या जवाब देंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है, इनके बीच में अब डेवलप होने वाला फोर्स हमारा होगा कौन, हमारा डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड हमारा सवाल है और इसे हमें गिरने से रोकना है। तो ये गिरना क्यों चाहती है, क्योंकि इसे अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। हम जानते हैं कि अर्थ हमें अपनी तरफ पुल कर रही होती है, तो अर्थ इसे भी नीचे की तरफ पुल कर रही है और उसी पुल के कारण ही नीचे जाना चाहती है, बट इसे नीचे जाने से रोकेगा कौन। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरफेस के पैरेलल में डेवलप होने वाले फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, एंड सरफेसेस के परपेंडिकुलर में डेवलप होने वाली कंपोनेंट जो होती है हमारी कांटेक्ट फोर्स की, उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, है ना। ये बात हमने सीखी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस बॉडी को अर्थ नीचे की तरफ पुल करना चाहती है विथ अ फोर्स mg, बट इसे मुझे जाने से रोकना है, और इसे जाने से मुझे नहीं रोकना, इस काट को रोकना है। और ये काट इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगी जो इन दोनों बॉडीज के सरफेसेस के पैरेलल में होगी, डेफिनेटली इसी फोर्स को तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और यही तो मेरा एस होगा, एफ सब्सक्रिप्ट एस होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, mg को बैलेंस करेंगे। तो सरफेसेस के पैरेलल में डेवलप होने वाली कांटेक्ट फोर्स की कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाती है, एंड सरफेसेस के परपेंडिकुलर में जो कांटेक्ट फोर्स की कंपोनेंट होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहते हैं, इसे गिरने से रुकना चाहते हैं, मतलब इसको मुझे वर्टिकल इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है। वर्टिकल में इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल में ये रेस्ट में होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम मुझे मेंटेन करना है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं क्लेम कर सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में मैं क्या कह सकता हूं, दैट एफ लिमिटिंग की जो वैल्यू होगी, या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg से, जो कि बॉडी का मेरा वेट है, इसके साथ इक्वल हो या फिर बड़ा हो। अगर एफ लिमिटिंग की वैल्यू mg के इक्वल है या फिर बड़ी है, तब डेफिनेटली मेरी जो बॉडी है वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में आ सकती है। यहां पर मैंने एफ लिमिटिंग की वैल्यू को mg से बड़ा इसीलिए कहा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो एफ लिमिटिंग होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग के बराबर ही हो। मतलब आप ऐसा मान लो कि आपके पॉकेट में 1000 रुपए हैं, तब डेफिनेटली आप 1000 रुपये मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं, बट इसका इसका मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि आप 1000 ही खर्च करेंगे। आप 100 रुपये भी खर्च कर सकते हो, आप 200 भी कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को हम 0 से लेकर के मैक्सिमम तक वेरी कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 0 से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी रख सकती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन होगा वो या तो mg के बराबर हो या फिर बड़ा होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो और बेटर होगा। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या तो इक्वल है mg के या तो फिर क्या है, बड़ा है, और यही हमारे वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। नाउ अब हमने क्या सीखा, एफ लिमिटिंग की वैल्यू के बारे में हमने सीखा दैट एफ लिमिटिंग की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स होती है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल की जगह में n लिख देता हूँ, जो कि mg के इक्वल हो या तो फिर बड़ा हो। नाउ इंप्लाइज दैट, अब सवाल ये है कि यहाँ पर मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा। तो आप देखिएगा कि हमने इस कार्ट को मूव करवाया विद सम एक्सीलरेशन अल्फा, और क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली रेस्ट में हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना इस कार्ट का एक्सीलरेशन है एग्जैक्टली उतना ही एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का भी है। क्योंकि जब मैंने इस कार्ट को मूव करवाना स्टार्ट किया, जब मैंने इस कार्ट को एक्सीलरेट करवाना स्टार्ट किया, और क्योंकि रिलेटिवली रेस्ट में है
तो जो एक्सीलरेशन अल्फा हमारी कार्ट का है वही एक्सीलरेशन हमारी ब्लॉक का भी होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेफिनेटली इस ब्लॉक के पास भी अल्फा अमाउंट का एक्सीलरेशन है। अब सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सीलरेट करवा कौन रहा है, कौन सा वो फोर्स है जो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सीलरेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे सिर्फ एक सिंगल फोर्स है जो कि ये नॉर्मल फोर्स है। इस ब्लॉक पे इस नॉर्मल फोर्स के अलावा हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स है ही नहीं। हमने मूव करवाया था कार्ट को एंड कार्ट ने मूव करवाया इस ब्लॉक को, तो ब्लॉक के साथ हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक के साथ हमारी कार्ट का फिजिकल कांटेक्ट है। और क्योंकि कार्ट हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रही है और इसके हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट होने के साथ साथ हमारी ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रही है, तो डेफिनेटली इस ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो नेट फोर्स है डेफिनेटली नॉर्मल से ही डेवलप हो रहा है, नॉर्मली यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहने वाली नेट फोर्स है। और क्योंकि इसी नॉर्मल फोर्स के कारण हमारी ब्लॉक एक्सीलरेट हो रही है और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल एकलौती फोर्स है और कोई दूसरी फोर्स है ही नहीं, दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की नेट फोर्स है। एंड नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एक्सीलरेशन होता है। और इसीलिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक होनी चाहिए। मास ऑफ द ब्लॉक तो हमारी m है ही है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितनी है, जितनी हमारी कार्ट की है जो कि अल्फा है। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दी। नाउ म्यू अपनी जगह पर रहने दिया जाए और इसकी वैल्यू mg की या तो इक्वल हो या तो बड़ी हो। m और m को मैं आपस में यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ। तो मुझको अल्फा को लेकर के जानकारी पूछी गई थी, तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू या तो बड़ी हो या फिर इक्वल हो किसके, g बाई म्यू के। और अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब निकल के आ रहा है एंड ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से है एंड क्वेश्चन है द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। ठीक, मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू है थीटा। इसकी जो भी लेंथ है इसकी आधी लेंथ हमारी क्या है, स्मूथ है, और बची हुई आधी लेंथ हमारी रफ है। तो कहता है कि एक ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से रेस्ट से रिलीज किया गया। अब क्योंकि इसका अपर हाफ स्मूथ था तो डेफिनेटली मेरी बॉडी एक्सीलरेट करती हुई आई होगी और एक्सीलरेट करने के दौरान डेफिनेटली इस ब्लॉक की स्पीड में इंक्रीमेंट होता चला गया होगा। और कहाँ तक इंक्रीमेंट होता चला गया, जहाँ तक हमारी सरफेस स्मूथ थी, और ये ब्लॉक की स्पीड बढ़ती बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही ब्लॉक हमारी रफ सरफेस में एंट्री की तब वो डिसेलरेट करती गई और डिसेलरेट होते होते फाइनली बॉटम तक आते आते वापस से रुक गई। तो कहता है कि इस ब्लॉक एंड इंक्लाइंड सरफेस के लोअर हाफ में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, तो क्या जवाब होगा आपका। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि ब्लॉक का एक रिलेटिव मोशन हो रहा था इस इंक्लाइंड सरफेस पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर मूविंग ब्लॉक को इस रफ इंक्लाइंड सरफेस ने रोका है, और क्योंकि मोशन यहाँ पर हो रहा था और तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रहने वाला फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगी हमारी वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगी। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपर हाफ के लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे एंड लोअर हाफ के लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे एंड दोनों को फिर रिलेट करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो काम करता हूं, अपर हाफ की लेंथ को मैं x मान लेता हूं, तो लोअर हाफ की भी टोटल लेंथ की वैल्यू x ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। तो अगर अपर हाफ की लेंथ x है तो लोअर हाफ की भी लेंथ x ही होनी चाहिए। फिर यहां तक की तो बातें ठीक है। अब बात करते हैं अपर हाफ की। अब हम बात अपर हाफ की कर रहे हैं। तो अपर हाफ के लिए शुरुआत में हमारी ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जो कि हमको बोला गया है। अच्छा, उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसे हमने एज्यूम किया कि x डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ना एक बात और भी, यहाँ पर इस ब्लॉक को नीचे फिसलाने वाला कौन है। ये जो ब्लॉक का आप डाउनवर्ड प्लेन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन देखेंगे या इसको जो नीचे की तरफ स्लिप होता हुआ आप ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको नीचे स्लिप कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी रेस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी की एक कंपोनेंट आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक कंपोनेंट आएगी अलोंग द सरफेस,
जिसके कारण ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इस पे डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दो कंपोनेंट हो सकती हैं, एक हो सकती है प्लेन के अलोंग और दूसरी हो सकती है प्लेन के परपेंडिकुलर में। नाउ ज्योमेट्री से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये थीटा ही रहेगा, तो ये वाली कंपोनेंट हो गई जी कॉस थीटा एंड ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी जी साइन थीटा। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो मेरी ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करना चालू की, स्लिप होने के दौरान उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा रही होगी। जी साइन थीटा के कारण ही उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट आया और वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट की, और इसीलिए यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन के लिए मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर जी साइन थीटा ही रही होगी। और एक काम और करते हैं, जब वो स्मूथ सरफेस के एंड तक पहुंचेगा तब उसकी जो फाइनल स्पीड होगी v, वो हम निकालना चाहते हैं। मैं v निकालना चाहता हूं कि जिस इंस्टेंट पे वो स्मूथ सरफेस को फिनिश करके रफ सरफेस की तरफ एंट्री कर रहा होगा, उस दौरान उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी। अच्छा, मैं स्पीड निकालना क्यों चाह रहा हूं? मैं स्पीड इसलिए निकालना चाह रहा हूं कि स्मूथ सरफेस में मूव करने के दौरान जो ब्लॉक की हमारी फाइनल वेलोसिटी थी या होगी, वही वेलोसिटी हमारी रफ सरफेस में एंट्री करने की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो डेफिनेटली इस क्वांटिटी की मदद से मैं दोनों ही हाफ में बॉडी के मोशन के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाऊंगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पर v निकालने की सोची। अब मेरे पास u है, x है, a है एंड v है। इन चारों क्वांटिटीज को रिलेट करने वाली इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं v की वैल्यू लिख सकता हूँ 2a की जगह में जी साइन थीटा, x की जगह में x रहने दें, और v की वैल्यू के लिए मुझे रूट ले लेना चाहिए। एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो ये हमारी अपर हाफ की तो बात हो गई। अब बात करते हैं लोअर हाफ की। अब यहाँ पर हम लोअर हाफ के लिए बात करते हैं। लोअर हाफ के लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो v होगी, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कितना ऑब्टेन किया, √2g साइन थीटा इंटू एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपर हाफ की फाइनल वेलोसिटी लोअर हाफ की इनिशियल वेलोसिटी है। नाउ अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो उसे कितना जाना है, सेम डिस्टेंस x जाना है। परफेक्ट बात है। अब फाइनली वो बॉटम तक आते आते क्या हो गया, रुक गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। अब मैं बात करता हूँ एक्सीलरेशन की, और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी हम समझना चाहते हैं। तो क्योंकि बॉडी फाइनली रुक गई, मतलब लोअर हाफ में बॉडी डिसिलरेट करते हुए गई। अब डिसिलरेट करती गई मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड थी, तब एक्सीलरेशन अलोंग द प्लेन अपवर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये रहा, एक बॉडी की स्पीड में तब इंक्रीमेंट आता है जब बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, और एक बॉडी के स्पीड में तब डिक्रीमेंट आता है जब बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पैरेलल होते हैं तब स्पीड बढ़ती है, एंड जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब स्पीड की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, स्पीड कम होती है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो क्योंकि फाइनली बॉडी डिसिलरेट करते करते जाके रुक गई, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि बॉडी की एक्सीलरेशन अलोंग द प्लेन अपवर्ड रही होगी, और इसीलिए बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट होता चला गया होगा। तो इसी सिचुएशन को समझने के लिए यहां पर मैं वापस से इस ब्लॉक को ड्रॉ करता हूं और सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हुआ क्या होगा कि ब्लॉक के फिसलने के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी को जाने से रोकना चाहती थी, और इसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी, है ना। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अलोंग द प्लेन अपवर्ड एक्ट करेगी, क्योंकि बॉडी का रिलेटिव मोशन डाउनवर्ड है। तो इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी वो ऊपर की तरफ आएगी। एंड इसके अलावा हम जानते हैं कि mg की जो कंपोनेंट होगी mg साइन थीटा, वो तो एक्ट करेगी ही करेगी। mg साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। तो mg साइन थीटा ऑलरेडी अपना अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन अब शामिल हो गई रफ सरफेस होने के कारण। अब क्योंकि यहाँ पर बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा है एंड mg साइन थीटा की वैल्यू डेफिनेटली छोटी रहनी चाहिए, और इसी कारण से ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो नेट फोर्स के लिए मैं यहाँ पर सिचुएशन को समझाता हूं। तो नेट फोर्स हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा, एंड नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। एंड डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह में म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। और यहां पर अगर मैं बात करूं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा की ही बराबर होगी। जो मेरी mg है, mg की दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट है mg sin थीटा जो कि अलोंग द प्लेन है, और नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के इक्वल रहनी चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर जो भी मूवमेंट है वो अलोंग द प्लेन है, तो अब अगर अलोंग द प्लेन मूवमेंट है मतलब बॉडी परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्विलिब्रियम में है, और इसीलिए नॉर्मल फोर्स की जगह में मैं mg cos थीटा लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह में मैं लिख देता हूँ mg cos थीटा विच विल बी इक्वल टू, और माइनस यहाँ लिखना चाहिए, mg sin थीटा विच इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एक्सीलरेशन। m अगर मैं कैंसिल कर दूं तो फाइनली मुझे a की वैल्यू मिल गई कितनी, इट विल बी g, अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इस तरीके से मुझको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मैं एक ही जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, एक ही जगह में पुट कर देता हूँ g इंटू म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, एंड फाइनली क्योंकि वेलोसिटी को मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ लिया हुआ है, और क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट आएगी, यहाँ पर मुझे a के साथ माइनस साइन लगाना चाहिए। एंड फाइनली अब मेरे पास u भी है, x भी है, v भी है एंड a भी है। अब इन चारों को रिलेट करते हैं वापस से सेम इक्वेशन के थ्रू, एंड फाइनली हम म्यू के की वैल्यू को निकाल लेंगे, इसीलिए आंसर आ जाएगा। तो फाइनली v स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा, 0 माइनस u स्क्वायर की जगह में इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2g साइन थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू, अब a की जगह में पुट कर देता हूं माइनस g इंटू म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा, एंड फाइनली x की जगह में x मेरा मेंटेन रहेगा, है ना, x की जगह में मेरा x मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। अब जो जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है उनको सबसे पहले कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल कौन कौन हो रहा है, तो यहाँ पर कैंसिल देखा जाए तो माइनस माइनस कैंसिल, 2g आपस में कैंसिल, x एंड x भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, एंड फाइनली मेरे पास LHS में है साइन थीटा, एंड RHS में कौन है मेरे पास, म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन थीटा LHS में आ जाएगा, तो इस साइन थीटा के साथ जुड़ करके 2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू म्यू के cos थीटा है। फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि म्यू के की वैल्यू क्या होगी, देन इट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई cos थीटा। तो 2 अपनी जगह पर है, एंड साइन थीटा बाई cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। तो फाइनली 2 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू के आ रही है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डेफिनेटली 2 tan थीटा होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। मैं समझता हूँ ये सवाल आपके एकदम अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से है, एंड क्वेश्चन है, अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 masses m1 m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction equals to mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of m1 is m1 equal to m2 equal to m3 equal to m. ठीक है, मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। हमारे पास 3 बॉडीज की असेंबली है जिसमें m1 हैंग कर रहा है फ्रीली, एंड m2 एंड m3 को रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें म्यू गिवन है, और तीनों के मासेस भी सेम है, दैट इज m। तो कहता है कि इस m1 की डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए डेफिनेटली इस केस में हो क्या रहा होगा कि इस बॉडी को ग्रेविटी डाउन की तरफ पुल कर रही है, डाउनवर्ड यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये नीचे आना चाहती है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, m1 m2 एंड m3 को मैं m ही लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी mg। अब इसको नीचे जाने से कौन रोक रही है, यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो, जो स्ट्रिंग m1 एंड m2 को कनेक्ट कर रही है, इस स्ट्रिंग में कोई ना कोई टेंशन का डेवलपमेंट होगा, और इस टेंशन को मैं T मान लेता हूँ। तो mg के कारण बॉडी नीचे जाना चाहती है, बट स्ट्रिंग में डेवलप टेंशन उसे जाने से रोक रही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इस m1 पे नेट फोर्स कितना होगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस टी, एंड नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, तो इसको मैं ma लिख सकता हूँ, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। बट इस इक्वेशन में मेरे पास 2 अननोन है, कौन कौन, t एंड a,
और दो अननोन को मैं एक सिंगल इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है जिसके बाद ही मैं जा करके ए की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं M2 एंड M3 की। तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि न्यूटन्स लॉ को हम 4 सिंपल स्टेप्स में अप्लाई करते हैं, जिसमें पहला स्टेप था डिसाइड द सिस्टम, सेकेंड थी आइडेंटिफाई द फोर्सेस, थर्ड थी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड फोर्थ थी राइट इक्वेशंस एंड सॉल्व। ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। तो जब मैंने ये बोला था कि डिसाइड द सिस्टम जो हमारा पहला स्टेप था, उस पर मैंने बात कही थी कि सिस्टम डिसाइड करने की कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि सिस्टम के हर पार्ट के एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर आपने मान लो एक से ज़्यादा बॉडीज को लेकर के सिस्टम को वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, तो उस केस में उस पूरे सिस्टम के हर पार्ट की एक्सीलरेशन सेम होनी चाहिए। और यही हमारी एक सिंगल ही कंडीशन थी जिसके बेसिस पे हम सिस्टम को डिसाइड करते थे। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो M2 एंड M3 के बीच में जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं आ सकता, और जितना एक्सीलरेशन इस M2 का है एग्जैक्टली सेम एक्सीलरेशन M3 का भी है। M2 भी हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट करेगी, M3 भी हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट करेगी, और दोनों के एक्सीलरेशन की वैल्यूज भी सेम होगी। और इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर M2 एंड M3 को साथ में मैं एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूँ। सिंगल सिस्टम का मतलब ये है कि मुझे M2 एंड M3 को अलग अलग कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, मैं M2 एंड M3 को दोनों को साथ में भी एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और यही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग को लेकर के अभी हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। मैं M2 एंड M3 को साथ में एक सिंगल सिस्टम मान करके प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं M1 के साथ इन दोनों को क्यों सिस्टम नहीं ले सकता था, क्योंकि M1 की एक्सीलरेशन वर्टिकल थी और इन दोनों बॉडीज की एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशंस अलग अलग हो गए क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट है, और इसीलिए हम M1 के साथ इन दोनों को शामिल नहीं कर सकते थे। बट M2 एंड M3 को हम एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड अगेन M1 की जितनी भी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की वैल्यू है जिसको मैंने ए माना है, उतनी ही वैल्यू की इन दोनों बॉडीज की हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन भी होंगी। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों बॉडीज की सेम है, इसकी वर्टिकल है, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल है। तो अब मैं M2 M3 को एक सिंगल सिस्टम मान करके चलता हूँ। अब इस सिंगल सिस्टम पे इस पे लगने वाला टेंशन T ही होगा, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है और एक ही मासलेस स्ट्रिंग में एक ही अमाउंट का टेंशन लेते हैं हम हर पॉइंट पे। तो अगर आपकी सिचुएशन में मासलेस स्ट्रिंग है तो उस मासलेस स्ट्रिंग के आप हर पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंशन की वैल्यू सेम लेंगे। अगेन इस केस में कंडीशन और भी है कि आपकी पुली भी क्या होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। तो पुली को लेकर के यहाँ पे साफ साफ बोला है, पुली हमारी फ्रिक्शनलेस भी है एंड मासलेस भी है। तो क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर है ही नहीं पुली में, और क्योंकि पुली के मास को भी यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पूरी स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन यूनिक वैल्यू का होगा। और इसीलिए जितना मैंने इस वर्टिकल पार्ट में टेंशन को शो किया है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू की टेंशन मैंने इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में भी शो किया हुआ है। अब इन दोनों बॉडीज पे कंबाइनली टेंशन टी लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है, जिसके कारण ये दोनों बॉडीज लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी टेबल रफ है और क्योंकि इनको रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होगा जो इनके लेफ्टवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। क्योंकि दोनों बॉडीज लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होना चाह रहे हैं, तो इनके लेफ्ट की तरफ जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए राइट की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होगा, जिसको मैं एफ के से शो कर देता हूँ। और हमने सीखा हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी मुझे म्यू गिवन है। एंड जहाँ तक नॉर्मल फोर्स का सवाल है, अब क्योंकि मैं M2 एंड M3 को साथ में एक सिंगल सिस्टम मान करके चल रहा हूँ, तभी सिंगल सिस्टम के मास की वैल्यू हो जाएगी m प्लस M2m। अब इस 2m मास के सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही है 2mg अमाउंट की। अब क्योंकि इनको हमने टेबल पे रखा हुआ है, तो इनके डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेबल से मिलने वाला नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 2mg। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है M2 प्लस M3 का, ये सिस्टम वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है इन दोनों बॉडीज पे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि M2 एंड M3 दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन पे इन पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेफिनेटली 0। और इसीलिए इन दोनों पे अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल फोर्स जो सरफेस से डेवलप हो रही होगी, एंड डाउनवर्ड में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg। और इसीलिए इस सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 2mg के बराबर होगी। तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू 2mg। तो यहाँ पर मैं 2mg मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नाउ अब इस सिस्टम पे लेफ्ट की तरफ टेंशन T है एंड राइट की तरफ मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन है,
और यही दोनों फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वही हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स को मैं सिस्टम का मास इंटू एक्सीलरेशन कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितनी हो गई, टी माइनस म्यू इंटू 2mg, ये मेरी नेट फोर्स की वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड नेट फोर्स होगा मास ऑफ द सिस्टम जो कि 2m है इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम जो कि a होगा, और इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। नाउ अब मुझे एक्सीलरेशन a बताना है, टेंशन t की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस रहेगी कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, माइनस टी प्लस टी आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। नाउ अब मेरे पास क्या बचने वाला है, mg माइनस म्यू इंटू 2mg इक्वल टू ma प्लस 2ma को मैं 3ma लिख सकता हूं। अब अगर हम देखें तो दोनों साइड से m कैंसिल हो रहा है, तो मैंने m को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हम आंसर के काफ़ी क्लोज हैं। तो फाइनली एक्सीलरेशन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं इन दोनों टर्म से g को कॉमन ले लेता हूँ, तो g को कॉमन लेने से मेरे पास बचने वाला है 1 माइनस 2 म्यू। ना ये जो वैल्यू आई है ये मेरी 3a की आएगी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब मैं डिवाइड 3 कर दूंगा तो मुझको फाइनली एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं समझता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT 2015 से है, एंड क्वेश्चन है अ ब्लॉक A ऑफ मास m1 rests on a horizontal table, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When block A is sliding on the table, the tension in the string is। इसके पहले जो सवाल सॉल्व किया एग्जैक्टली उसी तरह का सवाल है। इसके पहले वाले सवाल में हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पर टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसपे एक बॉडी रेस्ट पे है ना, तो ये मेरा टेबल है, और इस टेबल पे एक हमारी ब्लॉक ए है जिसका मास m1 है। परफेक्ट। नाउ अब क्या कहता है कि a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table। तो ये टेबल का एज है मान लेते, तो यहाँ पर एक पुली है और इस पुली से एक स्ट्रिंग पास कर रही है, एंड आगे क्या कहता है, एंड फ्रॉम इट इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड। तो यहाँ पर मैंने m2 मास की एक ब्लॉक बना दी जिसको सस्पेंड यहाँ पर किया गया, जो मेरी ब्लॉक बी है। अब कहता है कि ब्लॉक एंड टेबल के बीच में रहने वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो म्यू के है। तब इस केस में इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्ट्रिंग लाइट हो, मासलेस स्ट्रिंग हो एंड मासलेस पुली हो, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट में डेवलप होने वाले टेंशन की वैल्यू को हम सेम लेंगे, और इसीलिए इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में टेंशन की यूनिक वैल्यू होगी। जो टेंशन इस वर्टिकल पार्ट में होगा वही टेंशन इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में भी होना चाहिए, और इस टेंशन को मैं टी मान लेता हूं जो मुझे बताना है। नाउ अब क्योंकि ये वर्टिकली एक्सेलरेट होगी और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगी, इसके लिए दोनों को मैं साथ में सिस्टम नहीं मान सकता, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो मुझको अलग अलग इनके लिए इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, एंड फाइनली मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो ये मान करके चलते हैं कि m2 ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण a वैल्यू के साथ डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, एंड सेम एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ हमारी m1 राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगी, है ना। एक्सेलरेशन डायरेक्शन में डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो मैं इस m2 के लिए क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं m2 पे डाउनवर्ड फोर्स है m2g, जिसके कारण ये नीचे जाना चाहती है, बट इसको नीचे जाने से रुकने वाली स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है, तो माइनस टी कर दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इसके लिए ये मेरा नेट फोर्स हो गया m2 पे, और नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब बात करते हैं अपन इस बॉडी की। अब इस बॉडी पे राइटवर्ड फोर्स टी है, लेकिन जब ये राइट की तरफ मूव करना चालू करेगी तो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का लेफ्ट की तरफ डेवलपमेंट होगा, और जो लेफ्ट की तरफ हमारी फ्रिक्शन होगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू डेफिनेटली कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स हो जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बिल्कुल बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं। इस पे लगने वाली वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है m1g जो अर्थ ने लगाई है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स होगी वो डेफिनेटली नॉर्मल n होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है
कि बॉडीज के कांटेक्ट में आने के दौरान जो कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट होता है उसकी जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट होती है उसी को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और क्योंकि बॉडी वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू m1g ही होनी चाहिए। और इसीलिए यहां पर जो मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स की जगह में मैं यहाँ पर m1g लिख देता हूँ। अब ये मुझे एफ के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। अब इस बॉडी पे राइटवर्ड फोर्स है टी, लेफ्टवर्ड फोर्स है मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इस पे नेट फोर्स कितनी हो गई, तो नेट फोर्स हो जाएगी टी माइनस एफ के विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू m1g। और यही इस बॉडी पे एक्ट होने वाली नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल पे, और इसीलिए ये हो जाएगी हमारी मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो कि a है। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब मुझको क्योंकि टेंशन t बताना है और क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना चाहिए। हम दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी को आपको रखना है और किस क्वांटिटी को एलिमिनेट करना है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं है और क्योंकि मुझे टेंशन टी की जरूरत है, तो मैं टी को एलिमिनेट करना नहीं चाहूंगा, मैं ए को एलिमिनेट करना चाहूंगा। और बिल्कुल विजिबल है कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो आरएचएस के डिवीजन के दौरान ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे टी मिल जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से क्या मिलने वाला है मुझे, m2g माइनस टी अपॉन टी माइनस म्यू के इंटू m1g इक्वल टू, और आरएचएस में मिल जाएगा मेरे पास m2 बाई m1। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पर m1 m2g माइनस m1t इक्वल टू, अब इधर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा m2t माइनस म्यू के m1 m2g। तो यहां तक की तो वैल्यू आपको समझ में आ जानी, यहां तक को तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, इस आरएचएस के सेकंड टर्म को जो कि म्यू के इंटू m1 इंटू m2 इंटू g है उसको मैं एलएचएस की तरफ ले लेता हूं, और एलएचएस में लेने के बाद इस m1 m2g के साथ कॉमन भी ले लेता हूं मैं, मतलब इन दोनों टर्म्स में मैं फिर m1 m2g को कॉमन ले लेता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, तो m1 m2g को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1। जब ये एलएचएस में आया था तो ये माइनस प्लस हो गया था, एंड म्यू के मेरा बाकी है तो रहने दो। नाउ अब मैं m1t को आरएचएस की तरफ ले लेता हूं तो माइनस टर्म जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा m2t प्लस m1t, जिससे मैं t कॉमन ले लूंगा। तो t कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचने वाला है, m1 प्लस m2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे एलएचएस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं m1 प्लस m2 को डिवाइड भी कर देता हूँ, और यही मेरी टेंशन t की वैल्यू होनी चाहिए। तो फाइनली आप चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन री AIPMT 2015 से है, एंड क्वेश्चन है अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक in 4 seconds. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. ठीक, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये एक प्लैंक है जिसके एक एंड की तरफ एक बॉक्स को रख दिया गया और दूसरे एंड के अबाउट में प्लैंक के इसको धीरे धीरे क्या किया गया, वर्टिकली रेज किया गया। ऐसा ही कह रहा है देखो कि हमने प्लैंक के एक एंड को जिसके ऊपर एक बॉक्स है उसके एक एंड को रेज करना चालू किया अबाउट द अदर एंड, है ना, और धीरे धीरे हम इस एंगल थीटा को इंक्रीज करते करते कहां तक लेकर के गए, 30 डिग्री तक लेकर के गए। एग्जैक्टली 30 डिग्री में ये बॉक्स स्लिप होना चालू हुई। तो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, और आगे हमको ये भी जानकारी दी है कि जब मूव करना स्टार्ट हुआ तो उसने 4 मीटर के डिस्टेंस को 4 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो हमको म्यू एस भी बताना है, म्यू के भी बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जिस मिनिमम एंगल पे प्लैंक पे रखी हुई बॉक्स स्लिप होना चालू करती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, है ना। एक कॉन्सेप्ट है हमारे फ्रिक्शन का, जिस कॉन्सेप्ट में हम सीखते हैं अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज। तो हम कहते हैं कि अगर हम इस प्लैंक की हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को इंक्रीज करते जाएं तब हम एक एंगल रीच करते हैं जिस एंगल पे बॉडी स्लिप होना स्टार्ट होती है। अगर एंगल की वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल से छोटी हो तो स्लिप नहीं होता, ज़्यादा हो तो डेफिनेटली स्लिपिंग होती है। तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा
फॉर विच बॉडी की स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होगी, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो यहाँ पर हमें 30 डिग्री गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 और टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज होती, जो कि यहाँ पर हमारी थीटा गिवन है। मैं आपको फिर से बता दूं, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इस बेसिस पे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे 1/√3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी आ रही है, तो √3 हमारा 1.73 होता है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझको 100/173 मिल जाएगा। आओ इसको अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 0.6 के आसपास की वैल्यू मिलेगी। तो डेफिनेटली 0.6 यहाँ पर हमारी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है, तो इसके लिए हमको जो आगे की जानकारी है इसे यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि बॉक्स शुरुआत में रेस्ट में था, तो डेफिनेटली यहाँ पर u की वैल्यू 0 है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 4 मीटर, कितने समय में, 4 सेकेंड में। नाउ ये जानकारी हमको इतनी अवेलेबल थी। अब क्योंकि ये मेरी डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना स्टार्ट की, तो हम ये देख लेते हैं कि उसके डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो mg है इसकी एक कंपोनेंट हो जाएगी mg sin थीटा, जिससे डेवलप होने वाली एक्सेलरेशन हो जाएगी g sin थीटा। तो ग्रेविटी के कारण अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g sin थीटा अमाउंट की एक्सेलरेशन है। बट क्योंकि सरफेस रफ है, तो यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डेवलपमेंट हुआ होगा मोशन के बाद, और उसके कारण ये जो एक्सेलरेशन है अपोज हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये वाली जो कंपोनेंट हो जाएगी फ्रॉम ज्योमेट्री, ये हो जाएगी mg cos थीटा, है ना, और नॉर्मल फोर्स मेरा n रहना ही चाहिए। एंड साथ ही साथ मेरी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी एफ के, वो अलोंग द प्लेन अपवर्ड आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी वो डेफिनेटली mg sin थीटा है, एंड अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली mg cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनाओ, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड में नेट फोर्स कितनी है, तो mg sin थीटा नीचे, म्यू के mg cos थीटा ऊपर, तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। और नेट फोर्स को मैं मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं m कैंसिल कर दूं दोनों साइड से, तो फाइनली मुझको अब बिल्कुल कह सकते हैं एक्सीलरेशन कितना मिल जाना चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा बता रहा हूं, डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू मेरी कितनी है, mg sin थीटा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं mg sin थीटा मेरी अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड फोर्स है, म्यू के mg cos थीटा अलोंग द प्लेन अपवर्ड फोर्स है, तो अपोजिट होने के कारण माइनस म्यू के mg cos थीटा। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स along the plane which must be equal to mass of the box into its acceleration, and acceleration के लिए मुझको mass of the box को डिवाइड करना चाहिए। तो मैं m यहाँ पे डिवाइड करके कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो मुझे a की वैल्यू भी मिल गई। अब मुझको इन चारों क्वांटिटीज को रिलेट करना है, तो मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, ऑब्वियसली मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा। तो सेकंड इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। ये हमारी काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन है, और इसी की मदद ले लेते हैं। तो x की जगह में लिख देता हूँ 4 इक्वल टू u 0 था तो पहला टर्म 0 हो गया, तो हाफ इनटू, अब a की जगह में लिख देता हूँ मैं g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। इसमें मैं g कॉमन देख रहा हूँ और g को कॉमन ले लेते हैं। तो g को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह में 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, जिसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, माइनस म्यू के तो मुझे निकालना है। यहाँ तक cos थीटा का सवाल है, तो थीटा की जगह में 30 पुट करो, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पर मुझे √3/2 पुट करना पड़ेगा। एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन, अगर मैं 2 करूँ तो मुझको डेफिनेटली कितना मिलने वाला है, 0.86 मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं 0.86 लिख देता हूँ। तो ये मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई। एंड फाइनली टी स्क्वायर बाकी है, तो टी की वैल्यू 4 सेकेंड है, 4 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। तो यहाँ पर मैं 16 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16/2 रिड्यूस होकर के यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है 8। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस 8 को LHS की तरफ ले लूँ तो मुझको मिलने वाला है 4/8।
4/8 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। जी की वैल्यू को 10 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डेसिमल हमारा हट जाएगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना और आसान होगा। तो 8 डिवाइड हो गया, तो 4/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, दैट इक्वल्स टू 0.5 इक्वल टू, ये मुझे मिल जाएगा। तो g इंटू 0.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 8.6 इंटू म्यू के। फाइनली आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 8.6 म्यू के को एलएचएस की तरफ लेना पड़ेगा एंड 0.5 को आरएचएस की तरफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझको मिलने वाला है आरएचएस में कितना, आरएचएस में मुझको मिलने वाला है 4.5 एंड एलएचएस में मिलने वाला 8.6। तो फाइनली म्यू के की वैल्यू मुझे चाहिए, तो म्यू के की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ कि म्यू के की वैल्यू मेरी आ रही है कितनी, आ रही है 4.5 अपॉन 8.6, 4.5 अपॉन 8.6 दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 86। मुझको 45 डिवाइडेड बाई 86 मिल रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो जगह चाहिए लिखने के लिए। तो म्यू के की वैल्यू मेरी आ रही है 45 डिवाइडेड बाई 86, और डेफिनेटली यहाँ पर मैंने थोड़ी राउंड फिगर वैल्यू निकाली है। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू 0.5 के काफ़ी क्लोज है, 0.5 के काफ़ी क्लोज है ये वैल्यू, और इसीलिए मैं इसको 0.5 ही मान करके चलता हूँ, और आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइनली म्यू के की वैल्यू मेरी 0.5 आ रही है एंड म्यू एस की वैल्यू 0.6 आ रही है। तो पहले हमको पूछा था स्टैटिक फ्रिक्शन, बाद में पूछा था काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 0.6 एंड 0.5 ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। एंड अगेन एक बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से हल्की बड़ी होती है। मीन्स म्यू एस एंड म्यू के को कंपेयर करें तो म्यू एस बड़ा होता है, म्यू के छोटा होता है ना। तो आप ये बात यहाँ देख सकते हैं, म्यू एस बड़ा है एंड म्यू के की वैल्यू यहाँ पर छोटी आएगी। तो ये डेफिनेटली हमारी वैल्यू 0.5 के आसपास आ रही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक बात एकदम सही है, एकदम सही बात है। अमंग ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं सॉलिड बॉडीज के केस की बात करूं तो सॉलिड बॉडीज के बीच में रहने वाले फ्रिक्शन में सबसे छोटी फ्रिक्शन होती है कौन है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटी होती है, एकदम सही बात है। अच्छा, अगर मैं ऑर्डर की बात कह भी दूं तो मैं आपको बता दूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटी कौन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड सबसे छोटी कौन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये ऑर्डर आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, और इस हिसाब से रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा, एकदम बात सही है। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शंस, एकदम बात सही है। हम जानते हैं एफ लिमिटिंग की वैल्यू आपको क्या बताई थी, एफ लिमिटिंग की वैल्यू बताई थी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो कहता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शंस, तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात भी एकदम सही है। थर्ड कहता है फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, एकदम बात सही है। बात तो मैंने शुरुआत में कह दी थी कि फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटिव मोशन को अपोज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, एकदम गलत बात है। एक्चुअली किसी भी तरह का जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हो या काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हो, बोथ आर डायमेंशन लेस। इनकी ना तो कोई यूनिट होती है ना तो कोई इनका डायमेंशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये चीज हमने सीखी। यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब किसके साथ है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन से ही है। हम काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलएचएस में जो है वो फोर्स है एंड आरएचएस में जो एन है ये भी एक फोर्स है। तो फोर्स एंड फोर्स दोनों की यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर यूनिट ही कैंसिल होगी तो डायमेंशन भी कैंसिल हो गया, और इसीलिए जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की भी अगर हम बात करें, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, दोनों की कोई यूनिट नहीं होती, और इसलिए जो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। और क्योंकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट के इनकरेक्ट होने के कारण यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और इसीलिए ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू, a horizontal force is applied to the body but it doesn't move. The resultant of normal reaction and the frictional force acting
ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई एफ वेयर, हमको चारों में से एक ऑप्शन बताना है। मैं आपको सवाल समझाता हूँ, काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाइए हमारी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी को रख दिया गया है जिसके मास की वैल्यू हमें m गिवन है। अब कहता है कि इसको मूव करवाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया एंड उस फोर्स को मैं मान के चलता हूँ एफ डैश। तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स को अप्लाई करके हमने इस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश की, बट बोलता है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी में मूवमेंट नहीं आई, द बॉडी डजंट मूव, ऐसा हमको कह रहा है। तो डेफिनेटली अगर बॉडी में मूवमेंट नहीं आई है मतलब आपके द्वारा अप्लाई किया जाने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो सकता है या फिर छोटा रह सकता है, बट बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लिया जाए एक रफ सरफेस में एक बॉडी रखी हुई है और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन ये है कि आपके द्वारा अप्लाई किया जाने वाला फोर्स का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है ना। ये बात हमने सीखी। और स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करती है जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता। तब अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करवाना चाहते हैं और अगर आप अपने फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती बढ़ती जाएगी, बट कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल ना हो जाए। और जिस मोमेंट में स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, अब बॉडी में मूवमेंट आने की टेंडेंसी डेवलप करेगी और बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। तो क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि बॉडी में मूवमेंट नहीं आई, तो जो भी फोर्स अप्लाई किया गया था इसकी सबसे बड़ी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये एफ लिमिटिंग के बराबर हो सकती है। अगर ज़्यादा हो जाती तो बॉडी में मूवमेंट तो आने ही आने थी, तो हम कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू या तो एफ लिमिटिंग के इक्वल रही होगी, मतलब जस्ट वो टेंडेंसी डेवलप होने की कंडीशन आई होगी, या तो फिर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ लिमिटिंग से छोटी रही होगी। और हम ये भी जानते हैं कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स होती है, ये बात हम जानते हैं। नाउ अब क्योंकि ये बॉडी में मूवमेंट नहीं आई तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होता है, डेफिनेटली 0 होता है। और इसीलिए जितना फोर्स सामने की तरफ अप्लाई किया गया था उतना ही फोर्स डेफिनेटली बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट करना चाहिए, तभी ना जाकर के इस पे नेट फोर्स 0 होगा। ये फोर्स को हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया था, अप्लाई करके हमने मूव करवाने की कोशिश की थी, बट ये बॉडी मूव नहीं की। इसका ये मतलब है कि इस पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो जितना अप्लाई किया गया उतना ही तो बैकवर्ड एक्ट किया है, हाँ कि नहीं। और क्योंकि इस केस में बॉडी रिलेटिवली रेस्ट में थी सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए जितना अप्लाई किया गया था उतना ही बैकवर्ड फोर्स होना चाहिए। और इसीलिए जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो एफ डैश के इक्वल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीन्स जितना फोर्स आपने फॉरवर्ड अप्लाई किया है उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ डैश के इक्वल, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो इक्विलिब्रियम में है, और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और इसके लिए जितना वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स होगा जिसे हम नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, उतना ही डाउनवर्ड भी होना चाहिए। और डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी अप्लाई करेगी जिसकी वैल्यू mg हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें टोटल इतने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। फॉरवर्ड हमने अप्लाई किया, बैकवर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हुई, अपवर्ड में नॉर्मल है, डाउनवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स है। और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल में भी इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल में भी इक्विलिब्रियम में है। और इसीलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली mg के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं म्यू mg लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मेरी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यू mg है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की यहाँ पर जो भी वैल्यू डेवलप हुई होगी वो लिमिटिंग के इक्वल रह सकती है, फिर छोटी रह सकती है, क्योंकि जितना अप्लाई किया था उतना ही हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन भी होना चाहिए। तो ये सिचुएशन तो यहाँ पर हम समझ गए। अब हमें क्या बताना है, हमें रिजल्टेंट बताना है। किसका रिजल्टेंट बताना है, नॉर्मल फोर्स का एंड फ्रिक्शनल फोर्स का, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। तो नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है। और क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इस केस में रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √a² + b²। हम जानते हैं तो वेक्टर्स a एंड b के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब क्योंकि नॉर्मल एंड फ्रिक्शन में एंगल 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई एंड फाइनली हमको ये मिल जाएगा। अब नाउ a की जगह में मैं पुट कर देता हूँ नॉर्मल एंड b की जगह में पुट कर देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, डेफिनेटली a की वैल्यू हमारी नॉर्मल
जो कि mg के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर मुझको mg स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस b की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो b की जगह में मैं लिख सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर मैं एफ एस लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर रहने दो और रूट अपनी जगह पर है। तो ये डेफिनेटली रिजल्टेंट की वैल्यू होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग के बराबर ही हो। स्टैटिक जीरो से लेकर मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू मेंटेन कर सकती है, और इसीलिए यहाँ पर मैंने एफ लिमिटिंग नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर एफ एस ही लिखा है, और ये हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। नाउ अब अगर मैं बात करूं आर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, रिजल्टेंट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो क्योंकि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता, तो ये सबसे बड़ा कितना हो सकता है, ये सबसे बड़ा कब हो सकता है, ये सबसे बड़ा तब हो सकता है जब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ी हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू तो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी है। तो अगर मैं आर मैक्स की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर एफ लिमिटिंग की वैल्यू पुट की है, और एफ लिमिटिंग हो गया मेरा म्यू एम जी स्क्वायर, अपनी जगह पर रहने दो, है ना। तो ये मेरा आर मैक्स की वैल्यू डेवलप हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में एम जी दोनों से कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, मीन्स एम जी स्क्वायर कॉमन है, और रूट लेने के बाद मुझको मिलने वाला है एम जी इंटू रूट। नाउ यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा म्यू स्क्वायर, तो ये मेरी आर मैक्स की वैल्यू आई। मतलब रिजल्टेंट की ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बट इससे छोटी भी हो सकती है। कब छोटी हो जाएगी, जब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग से छोटा होगा। तो ये आर की सबसे बड़ी वैल्यू है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आर की वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है ना। और इसीलिए यहां पर डेफिनेटली रिजल्टेंट में बी लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल विजिबल है, और इसी रिजल्टेंट को एफ लेने को कहा गया था। हम बिल्कुल कह सकते हैं ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन between the trolley and the surface is 0.05, g equal to 10 meter per second square, mass of the string is negligible and no other friction exist। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक 2 kg की बॉडी है, एक ट्रॉली है 10 kg की, और इस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमें 0.05 गिवन है। तो बताना हमें यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर केस में एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का या फिर ट्रॉली का कितना होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमारी ब्लॉक है ये वर्टिकली एक्सेलरेट होगी, और ये जो हमारी ट्रॉली है ये हमारी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगी। और क्योंकि स्ट्रिंग में किसी तरह की लेंथ का बदलाव नहीं आ सकता, इसीलिए जो भी हमारी वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की भी होनी चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड में ब्लॉक एंड ट्रॉली दोनों सेम वैल्यू के साथ एक्सेलरेट करेंगे, डायरेक्शन भले अलग अलग क्यों ना हो। तो क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें इन दोनों को अलग अलग सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा, और हमको दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। फिर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक ही वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस ब्लॉक के लिए क्या लिख सकता हूँ, तो ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया हमारा 20 न्यूटन का, क्योंकि जी की वैल्यू 10 लेने को कहा है, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन का है। और इसे डाउनवर्ड में जाने से रोकने के लिए स्ट्रिंग में टेंशन टी का डेवलपमेंट हुआ होगा, और टेंशन टी क्योंकि अपवर्ड है तो नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस टी, एंड नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एक्सीलरेशन, जिसको हमने ए माना हुआ है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रॉली को ये स्ट्रिंग पुल कर रही है राइट की तरफ बाय अ फोर्स इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। तो ये जो ट्रॉली इसको खींचा जा रहा है टी फोर्स के साथ, लेकिन क्योंकि सरफेस रफ है तो रफ सरफेस में डेफिनेटली यहाँ पर फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर जो डेवलप होने वाली फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स मेरा 100 न्यूटन का जो ग्रेविटी ने अप्लाई किया mg से, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगी, और इसे आगे जाने से रोकने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होगा लेफ्ट की तरफ, है ना। और हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स होती है। और क्योंकि मेरी ट्रॉली हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रही है, और क्योंकि ये वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और इसके लिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नाउ अब हम आगे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या इक्वेशन को लिखते हैं। तो इस ट्रॉली के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो राइटवर्ड जो फोर्स है वो टेंशन टी के बराबर है, लेफ्ट की तरफ जो फोर्स है
वो मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.05 इंटू नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू n कितनी हो जाएगी, 100 के इक्वल हो जाएगी। और क्योंकि t राइट वर्ड है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण नेट फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से आएगा, एंड दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द ट्रॉली, जो कि हमें 10 kg गिवन है, इनटू इट्स एक्सीलरेशन। तो यहां पर मैं मास ट्रॉली का 10 पुट कर दिया, एंड ट्रॉली की भी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ए ही है। और नाउ अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं एंड दो अननोन भी है, मैं डेफिनेटली सॉल्व कर सकता हूँ। और क्योंकि मुझे इस केस में एक्सीलरेशन बताना है, तो टी का मेरे जीवन में कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना, टी की वैल्यू मुझे जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस टी, यहाँ पर प्लस टी है, तो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। ऐड करने से माइनस टी प्लस टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 0.05 इंटू 100 विल बिकम 5, 20 जब मैं ऐड करूंगा तो 20 माइनस 5 की वैल्यू 15 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 2a प्लस 10a 12a। तो फाइनली a की वैल्यू आ जाने वाली कितनी है, 15/12। अगर मैं 3 से रिड्यूस कर दूं मुझे 5/4 मिलने वाला है, एंड 5/4 को मैं लिख सकता हूं 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरी यूनिट है। तो आंसर विल बी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ। g की वैल्यू हमें 10 लेनी है। तो एक कार है, तो मान लिया जाए ये हमारी कार है, और ये कार का हमारा फ्लोर है। इस कार के फ्लोर के ऊपर एक बॉडी को रख दिया गया है, और इस बॉडी एंड इस कार के फ्लोर के बीच में रहने वाला जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू हमें 0.15 दिया गया है। तो कहता है कि इस कार को हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू के साथ एक्सीलरेट करा पाएंगे जिससे इस पे रखी हुई बॉडी में मूवमेंट ना आए, ये स्टेशनरी मेंटेन रहे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कार को कौन एक्सीलरेट कर रहा है। तो कार को एक्सीलरेट करने वाली है ग्राउंड। कार के जो चक्के हैं वो तो डेफिनेटली रोड पे हैं, तो जो हमारा ग्राउंड है, जो मेरा रोड है, उससे डेवलप्ड फ्रिक्शन हमारे कार को फॉरवर्ड एक्सीलरेट करेगा। तो कार को एक्सीलरेट करने के लिए फोर्स जो है, जो फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड है, वो ग्राउंड से अवेलेबल है, उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कंसर्न इस बॉडी को लेकर के है, हम इस बॉडी की चर्चा करेंगे। तो यहां पर सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बॉडी को कौन एक्सीलरेट करेगा, इस बॉडी को आगे लेकर के कौन जाएगा। तो डेफिनेटली इस बॉडी एंड कार के फ्लोर के बीच में रहने वाला फ्रिक्शन यहां पर इस बॉडी को सामने की तरफ एक्सीलरेट कराएगा। ये बात मैंने आपसे कही है कि फ्रिक्शन सिर्फ मोशन अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन मोशन क्रिएट भी करता है। ये बात मैंने आपको काफी स्ट्रेसफुली बताया, काफी मैंने जोर देकर के बात कही कि फ्रिक्शन से मोशन सिर्फ अपोज नहीं होता है, फ्रिक्शन से मोशन क्रिएट भी होता है। और यहाँ पर क्योंकि कार एंड बॉडी के बीच में फ्रिक्शन थी, तो जब कार आगे की तरफ एक्सीलरेट होने लगी तो बॉडी पीछे न छूट जाए, बॉडी का पीछे की तरफ एक रिलेटिव मोशन डेवलप ना हो जाए, उसके पीछे की तरफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना चालू की, और इसीलिए इस पे सामने की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर कार की मैक्सिमम एक्सीलरेशन बतानी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इस बॉडी में डेवलप होने वाली एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसके मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि कार के एक्सीलरेशन को मैक्सिमाइज करेंगे, तो उससे बॉडी की भी एक्सीलरेशन मैक्सिमाइज होगी, और बॉडी की एक्सीलरेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए इस पे लगने वाला फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए। और क्योंकि फ्रिक्शन के अलावा यहाँ पर कोई और फोर्स है ही नहीं जो इस बॉडी पे लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, और यही वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, म्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगी। हाँ कि नहीं, यहाँ तक की तो बात करेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने मैक्सिमम फोर्स ले लिया है, इससे डेवलप होने वाला एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा, एंड नेट फोर्स यहाँ पर क्योंकि एफ लिमिटिंग ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाएगी, इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। और क्योंकि कार की फ्लोर ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली रहेगी, तो इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स इस बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा, जो कि mg होता है। तो फाइनली मैं n की जगह में mg लिख देता हूँ,
m और m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे मिल गई। म्यू एस की वैल्यू 0.15 लेने को कहा गया था, g की वैल्यू 10 होती है, तो फाइनली आंसर विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसीलिए इसी वैल्यू के साथ मैक्सिमम आप कार को एक्सेलरेट करा पाओगे। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो अगर आपके कार के एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे कम रही तो इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी एफ लिमिटिंग से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। लेकिन अगर आपके कार के एक्सेलरेशन आप 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा कर देते हैं, उस केस में इसको मिलने वाला जो मैक्सिमम फोर्स था वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस केस में बॉडी क्या हो जाएगी, कम वैल्यू के साथ एक्सेलरेट करेगी, कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी एंड कार के बीच में एक रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। कार की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी अगर 1.5 से, तो कार जल्दी जल्दी स्पीड गेन करेगी और उस रेट में हमारी बॉडी में वेलोसिटी गेन नहीं हो पाएगी, इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, और उस केस में बॉडी एंड कार के बीच में एक रिलेटिव मोशन का डेवलपमेंट होगा। और क्योंकि रिलेटिव मोशन डेवलप हो चुका होगा, तब हमारी बॉडी एंड कार के फ्लोर के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है, एंड क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस AC as shown in figure of coefficient of friction mu. If g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the net force on the block will be। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर एक 2 kg की ब्लॉक को रख दिया गया है। ब्लॉक एंड इंक्लाइंड सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जिसकी वैल्यू हमें 1/√3 गिवन है, एंड साथ ही साथ हमारे इंक्लाइंड सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको 30 डिग्री गिवन है, और हमें ये बताना है कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसके पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इस ब्लॉक पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस कितने होंगे। आपको ये बताना है कि इस पे इंडिविजुअली कितने फोर्सेस एक्ट करें। क्या आप जवाब दे पाएंगे? द आंसर विल बी 2। इस ब्लॉक पे टोटल 2 ही फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं, जिसमें पहली फोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऑब्वियस बात है, एंड जो दूसरी फोर्स है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तब उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज होता है। तो एक तो इन दोनों के बीच में रहने वाली कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरी इस बॉडी पे लगने वाली हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी mg डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक पे सिर्फ 2 ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जिसमें mg की 2 कंपोनेंट्स हो सकती हैं। एक कंपोनेंट सरफेसेस के परपेंडिकुलर में आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, एंड दूसरी कंपोनेंट हमारी हो जाएगी सरफेस के पैरेलल में, जो कि हो जाएगी mg sin थीटा। तो यहाँ तक तो आपको समझना चाहिए। तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा mg की 2 कंपोनेंट्स हैं। नाउ दूसरा फोर्स हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, जो ये इंक्लाइंड सरफेस डेवलप कर रही होगी। तो उसमें मैंने बताया था कि आप कॉन्टैक्ट फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, एक तो सरफेसेस के परपेंडिकुलर में और दूसरा सरफेसेस के पैरेलल में। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम कहते हैं नॉर्मल, पैरेलल कंपोनेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स की परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो गई हमारी नॉर्मल, एंड पैरेलल कंपोनेंट को हम फ्रिक्शन कहते हैं, एंड फ्रिक्शन को मैं सिंबल F से शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं। तो जनरली हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन को 2 इंडिविजुअल फोर्सेस मान बैठते हैं, बट मैं आपको बता दूं नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स 2 इंडिपेंडेंट फोर्सेस नहीं है, वो सेम फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये कहना चाहता हूं कि कांटेक्ट फोर्स की एक कंपोनेंट नॉर्मल है और दूसरी कंपोनेंट फ्रिक्शन है। यहाँ पर आप इन दोनों को 2 इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं मान सकते, वो सेम फोर्स की 2 कंपोनेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस 2 हैं, जिसमें नॉर्मल एंड फ्रिक्शन की रिजल्टेंट हो जाएगी हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा की रिजल्टेंट हो जाएगी mg। तो 2 ही फोर्सेस हैं। नाउ अब यहाँ पर अगर मान लो ये बॉडी स्लिप होती है, अगर होती है तो डेफिनेटली सरफेस के अलोंग होगी। सरफेस के परपेंडिकुलर में तो कोई मूवमेंट होनी नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है कि बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर में, मींस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा मेरा यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है ना। तो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आए हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, न तो बॉडी ऊपर की तरफ जाने वाली है न तो नीचे की तरफ आने वाली है सरफेस के, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स एंड mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। परफेक्ट, यहाँ तक की तो बात ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि mg sin थीटा एंड f की वैल्यूज में कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अब अगर मान लिया जाए mg sin थीटा ज़्यादा और फ्रिक्शन कम है,
तो बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रही होगी और डेफिनेटली उस केस में हम एक नेट फोर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम जी साइन थीटा की। तो एम की वैल्यू हमें गिवन है 2, जी की वैल्यू हमें 10 लेना है एंड थीटा की जगह में मैं पुट कर देता हूँ 30 डिग्री, तो साइन 31/2। तो फाइनली 10 न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स होगा अलॉन्ग द प्लेन, जो कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, हाँ कि नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स होती है। तब उस हिसाब से हम कह सकते हैं म्यू की वैल्यू गिवन है हमें 1/√3 एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, जहां पर एम की जगह मैं 2 लिख देता हूं, जी की जगह में 10 एंड थीटा की जगह में 30 डिग्री एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो अगर हम देखें तो √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 एंड 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली मुझे मिलने वाला है 10 न्यूटन। तो इससे एक बात तो समझ में आई कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू भी 10 न्यूटन है एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन है और इसीलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे कितना, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है एंड ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व एक और तरीके से कर सकते थे जो आपको समझना चाहिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए एक्चुअली मैंने आपको कुछ सवाल पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था एंगल ऑफ रिपोज का। मैंने कहा था कि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिस एंगल पे इंक्लाइंड सरफेस को अगर हम रखें तब उस केस में उस पर रखी हुई बॉडी स्लिप करने के लिए जस्ट स्टार्ट होती है, मीन्स वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करती है। और इस तरह से हमने एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन किया था और उसके लिए मैंने कहा था कि एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और सिंपली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप मान करके चलिए। तो नाउ यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स म्यू, और क्योंकि म्यू की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हमें 1/√3 गिवन थी तो 10 इनवर्स 1/√3 की वैल्यू ऑब्वियसली 30 डिग्री आएगी, क्योंकि 10 30 की वैल्यू ही 1/√3 होती है। और इससे एक बात भी समझ में आई कि डेफिनेटली यहाँ पर जो इंक्लाइंड सरफेस है वो एंगल ऑफ रिपोज में ही मेंटेन किया गया। इसका ये मतलब है कि एंगल ऑफ रिपोज में होता है क्या, जनरली एम जी साइन थीटा एंड जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, दोनों इक्वल होते हैं और जस्ट एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही होती है। तो नेट फोर्स कितना हो गया अलोंग द सरफेस, डेफिनेटली 0। उस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे। लेकिन अगर मान लिया जाए थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से छोटी है तो डेफिनेटली इंक्लाइंड सरफेस पे रखी बॉडी स्लिप नहीं करेगी, तो वो 100% इक्विलिब्रियम में रहेगी, नेट फोर्स विल बी 0। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा रही तब डेफिनेटली उस केस में बॉडी स्लिप करेगी और उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह में आप लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। तो फाइनली उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड इस वे में आप नेट फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने ईयर 2010 से लेकर के 24 तक, एक्चुअली 24 में कोई सवाल नहीं था, 23 तक मैंने सारे सवालों को सॉल्व किया और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।